वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, उम्मीद रखता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश व खुर्रम होंगे और भरपूर तरीके से अपनी तालीमी सरगर्मियों में मशगूल व मसरूफ होंगे। मैं आपको सबसे पहले मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने 9th क्लास से 10th क्लास की तरफ आ गए हैं। तो अब हम 10th क्लास का आज हमारा पहला दिन है। तो इंशाअल्लाह पहले दिन में हमें ये मालूम हो कि बोर्ड में पेपर किस तरह का आता है और उसके लिए हमारे पास वक्त कितना होता है और किस तरीके से हम उन सारे सवालात को वक्त से पहले हल करते हैं। सबसे पहले बोर्ड पैटर्न की तरफ आते हैं। बोर्ड पैटर्न में सवाल नंबर 1 आपका है। सवाल नंबर 1 कसीरुल इंतिखाबी सवालात होते हैं, हिस्से मारूजी ऑब्जेक्टिव जिसे कहा जाता है। सवाल नंबर 1 में आपसे एमसीक्यूज कसीरुल इंतिखाबी सवालात पूछे जाते हैं और 15 सवालात होंगे। हर सवाल का 1 नंबर, टोटल नंबर इसके कुल नंबर 15 होंगे। अब ये आपके पास एमसीक्यूज के लिए कसीरुल इंतिखाबी सवालात के लिए जो वक्त है वो 20 मिनट का मखसूस है, मुकर्रर कर दिया गया है कि 20 मिनट के अंदर आपने वो बबल फिल करने होते हैं, एमसीक्यूज हल करने होते हैं और इसके बाद आपको इजाफी वक्त नहीं दिया जाता। एमसीक्यूज हल करते हुए आपने ये ख्याल और लिहाज रखना है कि वहां एक रिमूवर की इजाजत नहीं है। एक आपने बबल फिल कर दिया है तो अब आपने गलत किया या सही किया, दूसरा कहीं भी आपको नजर आएगा कि दूसरी जगह भी आपने उसको फिल करने की कोशिश की है तो वो आंसर, वो जवाब आपका गलत सफल होगा। तो एमसीक्यूज का हिस्सा बड़ी ही ध्यान तवज्जो से आपने हल करना है 20 मिनट के अंदर। उसके बाद हिस्सा इंशाइया की तरफ आते हैं, सब्जेक्टिव जिसे कहा जाता है। उसमें सवाल नंबर 2 इशार की तशरीह, 3 इशार हिस्से नज़म से, 2 हिस्से गज़ल से, कुल 7 इशार आते हैं जिनमें से आपने 5 हल करने होते हैं। हर शेर का 2 नंबर, हर शेर 2 नंबर का होता है। तो सवाल नंबर 2 के टोटल नंबर 10 होते हैं जो 5 इशार आपने लिखने होते हैं और आपके पास इसके लिए जो वक्त है वो मुतय्यन आपने अपने तौर पे करना है कि 20 मिनट कम से कम आपके पास ही हो कि जिससे आप इशार की तशरीह लिख लें। उसके बाद सवाल नंबर 3 की तरफ आते हैं। तो सवाल नंबर 3 इक्तिबासात की तशरीह, पैराग्राफ की नसर पारों की तशरीह है। वो 2 नसर पारे, 2 इक्तिबासात आते हैं और दोनों ही हल करने होते हैं, अलिफ और बे दोनों हल करने हैं और 5 नंबर की एक तशरीह है, 5 नंबर का एक इक्तिबास है तो दोनों को मिलाकर 10 नंबर हुए। और इसके पास तो आपने अपने जहन के अंदर वक्त रखना है वो कम से कम 20 मिनट का होना चाहिए कि 20 मिनट के अंदर आप इक्तिबासात की तशरीह मुकम्मल कर दें। उसके बाद बेटे सवाल नंबर 4 मुख्तसर सवालात है। ये 8 में से 5 हल करने होते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन है। ये 8 होंगे आपके पास, उनमें से आपको जो से 5 अच्छे 5 आते हैं वो आपने हल करने हैं और हर सवाल का 2 नंबर का सवाल है, 5 सवाल हल करेंगे तो 10 नंबर है। इसके लिए आपने जो अपने पास वक्त महसूस कर लेना है वो 20 मिनट होना चाहिए। सवाल नंबर 6 सबक का खुलासा, 2 इसबाक आएंगे, उनमें से जिसका खुलासा आपको अच्छा आता है वो आपने तहरीर करना, लिखना शुरू कर देना है। और इस सवाल नंबर 5 के खुलासे के जो नंबर होते हैं वो 5 नंबर है और वक्त आपने अपने जहन के अंदर 15 मिनट के अंदर इसको हल करने की कोशिश करनी है। उसके बाद सवाल नंबर 6 पूरे पैटर्न में से सबसे अहम सवाल है
क्योंकि इसके नंबर सबसे ज्यादा है। 15 नंबर का ये सवाल है और हिस्से मज़ामीन में से आता है। 3 मज़ामीन आते हैं, उनमें से कोई एक आपने तहरीर करना होता है और ये सवाल मज़ामीन का 15 नंबर का है और इसके बाद वक्त आपके पास 40 मिनट है। 40 मिनट के अंदर आपने कोशिश करनी है कि अपने मजमून को एक अच्छे अंदाज में, मैं आपको मजमून तहरीर करने का तरीका भी सिखाऊंगा कि आपने मजमून को किस तरह तहरीर करना है 40 मिनट के अंदर। उसके बाद सवाल नंबर 7 तफहीम इबारत है। एक पैराग्राफ दिया जाएगा, उसी के अंदर आंसर मौजूद होंगे, जवाब मौजूद होंगे। पैराग्राफ के बाद आपसे 5 सवाल किए जाएंगे, हर सवाल का 2 नंबर का होगा। पैराग्राफ से आपने देखना है और उसका आंसर तहरीर कर देना है। ये हमारा कोड पैटर्न। 20 मिनट आपने यहाँ पे, 20 यहाँ पे 40, 20 यहाँ पे 60, 1 घंटा आपका यहाँ हुआ। बाकी आपके पास 1 घंटा 30 मिनट बचे। 20 यहाँ, 40 यहाँ 1 घंटा और 15 यहाँ और 15 यहाँ। अभी आपके पास 20 मिनट कम से कम अपने पेपर को दोबारा पढ़ने के लिए वक्त होना चाहिए। और अगर आपने शॉर्ट क्वेश्चन को जल्दी कर लिया है, मैंने 20 मिनट दिए, तो आपने 10 मिनट आपने बचा के रखने हैं मजमून के लिए, क्योंकि आपका इस पैटर्न के अंदर जो सबसे अहम सवाल, ज्यादा नंबर वाला सवाल है, वो 20 नंबर 15 नंबर का है मजमून। तो यहाँ से आपने शॉर्ट क्वेश्चन से 10 मिनट बचाने हैं और वो 10 मिनट आपने यहाँ अपने मजमून के अंदर इस्तेमाल करने हैं। हमारे निसाब में, हमारे सिलेबस में आपके उर्दू क़वाइद व इंशा में मजमून भी है और मजमून का मैंने आपको बताया कि 15 नंबर का सवाल है। मजमून निगारी तहरीर करने के उसूल और ज़वाबित। मजमून कहते किसको है? किसी मुक़र्रर मौज़ू पर अपने ख़यालात, जज्बात, एहसासात, तासुरात को नस्र की सूरत में तहरीर करना मजमून कहलाता है। किसी मुक़र्रर मौज़ू पर अपने ख़यालात, एहसासात, जज्बात और तासुरात को नस्र के अंदर तहरीर करना मजमून कहलाता है। अब मजमून के हिस्से कितने हैं? जिसे इज्जा भी कहा जाता है और उसको हिस्से भी कहते हैं। इब्तिदाई तौर पर मजमून के 3 हिस्से होते हैं। आगाज, जिसे नाम दिया जाता है तमहीद, के मजमून का आगाज आपने किस अंदाज में करना है कि जिस मौजू पर आप मजमून लिखने जा रहे हैं उस मौजू को अच्छी तरह से वहां तहरीर करना। दूसरा पॉइंट है आपके पास उरूज, मौजू पर जामे और मुख्तसर गुफ्तगू होनी चाहिए। तीसरा है इख्तिताम, इख्तिताम में हासिल कलाम लिखा जाता है। इख्तिताम में पूरे मजमून का निचोड़ और हासिल कलाम। उसके बाद बेटे मजमून तहरीर करने का तरीका कार किस तरह लिखेंगे, क्या क्या चीजें उस मजमून के अंदर देखी जाती हैं। सबसे पहले हरूफ, जब आप हरूफ अल्फाज लिखेंगे तो उनकी बनावट दुरुस्त हो। अगर आपने सीन लिखा है तो 10 दफा भी सीन लिखें तो एक जैसा हो, बे लिखा है तो 10 दफा भी लिखें तो एक जैसा हो। तो हरूफ की बनावट दुरुस्त हो, पहले ये पॉइंट अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। दूसरा, अल्फाज, इमला दुरुस्त हो, अच्छे अदबी अल्फाज का इंतखाब किया गया हो। दूसरा पॉइंट हमारे पास अल्फाज, कि जब अल्फाज आप जोड़कर लिखेंगे उनमें इमला दुरुस्त होनी चाहिए। वो जुमले को अच्छी तरह से आपने लिखना है और अच्छे अदबी अल्फाज का इंतखाब जरूरी है। तीसरा, जुमले, जुमले के जो आप उसके अंदर जुमला लिखेंगे वो जुमलों की तरतीब दुरुस्त हो, कि पूरे तसलसल के साथ, एक तरतीब के साथ वो जुमले आपके लिखे जाएं। जुमलों में तसलसल और रब्त हो, एक जुमले का दूसरे जुमले के साथ ताल्लुक और रब्त लाजमी है। ऐसा नहीं कि एक जुमला आप कहीं से लिखें, दूसरा जुमला उठाकर कहीं और से लिख लें, तो ऐसे मजमून तहरीर नहीं किया जाता। उसके लिए जरूरी है कि जुमलों में तसलसल हो और जुमलों में रब्त हो। मौजू से मुताबिकत, जो जुमले आप वहां लिख रहे हैं वो आपको जो
موضوع دیا گیا ہے جس پہ آپ تحریر کرتے ہیں اس کے ساتھ مطابقت رکھتے ہوں، اور پیراگراف حوالہ جات اور دلائل، پیراگراف میں جس موضوع پر آپ تحریر کر رہے ہیں مضمون، اس کے لیے آپ کے پاس مضبوط دلائل اور نصب کی صورت میں بھی ہوں، احادیث مبارکہ بھی ہو سکتی ہیں، ضرب الامثال بھی ہو سکتی ہے، فقہا کے اقوال بھی ہو سکتے ہیں، اور اس میں اشارہ وغیرہ بھی آپ تحریر کر سکتے ہیں۔ مضمون تب ہی آپ کا درست ہوگا جب ان تمام اصول و ضوابط کو آپ مد نظر رکھتے ہوئے مضمون تحریر کریں گے۔ اللہ سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔